Welcome, dear students. Today we shall start the syllabus of fourth sem. और आज के लेक्चर में हम we will study periodic motion, oscillatory motion, and then there is a special type of oscillatory motion, and that is called simple harmonic motion. So this is the syllabus for unit number 1. तो इस यूनिट के लिए आई रिकमेंड यू 2 बुक्स. ऑब्वियसली जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आई विल प्रोवाइड यू स्टडी नोट्स, द स्टडी मटेरियल. लेकिन अपने आप को सिर्फ उस स्टडी मटेरियल या उन नोट्स तक कन्फाइन ना करें, उनको भी पढ़ें. देन कीप देम फॉर रिवीजन पर्पस जब आपका एग्जाम होगा. बट थ्रू आउट द सेमेस्टर तकरीबन 3-4 महीने में हम एक सेमेस्टर का सिलेबस कंप्लीट करते हैं. तो थ्रू आउट दैट सेमेस्टर यू शुड स्टडी आल्सो बुक्स. तो जो पहली बुक है नंबर 1, द वेव्स एंड ऑसिलेशंस, इसका ऑथर है ब्रिजलाल एंड सुब्रमण्यम. तो दिस इज रिलेटिवली एन इजी बुक. तो इससे आपको समझना बड़ा आसान होगा. तो दिस विल बी आवर इजी बुक. और जब आप कोई टॉपिक इस किताब से पढ़ेंगे देन यू शुड स्टडी द सेम टॉपिक फ्रॉम द सेकंड बुक, द फिजिक्स ऑफ वाइब्रेशंस एंड वेव्स बाय H.J. पेन. ये हमारी कॉलेज की लाइब्रेरी में भी है. और इसके अलावा मैं आपको ऑलरेडी ये व्हाट्सएप ग्रुप में इसका PDF आपको दे चुका हूं. तो दिस इज आवर स्टैंडर्ड बुक. तो इससे आप काफी कुछ सीखेंगे. So your order of study should be number 1, जो मैं आपको study material provide करूंगा, which I do after teaching every topic. तो एक तो आपको study material मिलेगा, वो पढ़ेंगे आप. उसके बाद आप ये easy book study करेंगे, वही टॉपिक easy book से, एंड फिर आप वही टॉपिक standard book से study करेंगे. तो let us start. पीरियाडिक मोशन क्या चीज है? वो मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियाडिक मोशन. वो मोशन जो खुद को बार बार रिपीट करे. तो उसकी एक एग्जांपल है हार्ट बीट ऑफ एनिमल्स. तो इट रिपीट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम. एक और एग्जांपल है रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन. तो अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. तो उस रेवोल्यूशन की वजह से बार बार स्प्रिंग का मौसम आता है, फिर समर का मौसम आता है, फिर ऑटम आता है, फिर विंटर आता है, एंड दिस साइकिल कंटिन्यूज. तो रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ इज एन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन. इसी तरह हर कोई प्लैनेट और अर्थ भी इट रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सीस. एक तो होता है कि सन इज समवेयर एट वन ऑफ द फोकल पॉइंट ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट. तो इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में एक प्लैनेट जो है वो रिवॉल्व करता है, तो उसकी वजह से मौसम बनते हैं. एक और चीज है कि एक प्लैनेट जो है वो अपनी एक्सीस के अराउंड भी रोटेट करता है. तो कॉन्सिक्वेंटली एट सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम एक साइड में सनलाइट पड़ती है तो वहां दिन होता है, और जो अपोजिट साइड होता है वहां डार्कनेस होती है, तो वहां रात होती है. तो जो रोटेशन ऑफ अर्थ है तो उससे दिन और रात बनते हैं, और ये डे नाइट ये भी रिपीट होते हैं. तो रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन. सीजन्स ऑफ द ईयर. और इसी तरह अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड में, सपोजिंग वी हैव गॉट सम मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ, और इसमें हम एक बार मैग्नेट सस्पेंड करते हैं, एंड दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ. तो ऑब्वियसली जो नॉर्थ पोल है वो मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्थ पोल से दूर होना चाहेगा, और ये जो बार मैग्नेट का साउथ पोल है ये मैग्नेटिक फील्ड के साउथ पोल से दूर होना चाहेगा.
लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे अपनी जगह से, नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के नजदीक ले जाएंगे, साउथ पोल को इस साउथ पोल के नजदीक ले जाएंगे, तो रिपल्शन होगी, तो इट विल स्टार्ट ऑसोलेटिंग लाइक दिस। तो ये जो सस्पेंडेड बार मैग्नेट की मोशन है, तो दैट इज ऑल्सो ए पीरियोडिक मोशन। इसी तरह जो वॉल क्लॉक में पेंडुलम होता है, वो बार बार दाएं बाएं मूव करता है, दैट इज ऑल्सो ए पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन क्या है कि वो मोशन जो खुद को बार बार रिपीट करे। अच्छा, तो पीरियोडिक मोशन की एक स्पेशल टाइप है, एंड दैट इज कॉल्ड ऑसोलेशन। ऑसोलेशन इज अ स्पेशल type of periodic motion. Oscillatory motion is also periodic motion, कि ये भी अपनी मोशन को बार बार रिपीट करती है, लेकिन पीरियोडिक मोशन में और ऑसिलेटरी मोशन में एक फर्क है कि ऑसिलेटरी मोशन में एक पॉइंट होता है जिसे हम मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। डायग्राम में हमने उस मीन पोजीशन को पॉइंट ओ से डिनोट किया है। तो जो ये बॉडी है, ये इस मीन पोजीशन से पहले एक साइड, जिसको हम राइट कह सकते हैं, ये राइट साइड जाती है टू सम डिस्टेंस, तो उसके आगे नहीं जाती है। तो मैक्सिमम पॉइंट जो है कि कितना दूर ये जाए फ्रॉम द मीन पोजीशन, तो उस पॉइंट को हम एक्सट्रीम पॉइंट या एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। वहां पे ये बॉडी मोमेंटरली स्टॉप करती है और उसके बाद यू टर्न लेती है। नाउ इट स्टार्ट्स मूविंग बैक टू इट्स मीन पोजीशन। लेकिन मीन पोजीशन पे ये बॉडी रुकती नहीं है, इट ओवरशूट्स एंड इट गोज टू द अपोजिट साइड, जिसको हम लेफ्ट साइड कहेंगे। और ये लेफ्ट साइड में भी एग्जैक्टली उतना ही दूर जाती है जितना ये राइट साइड में गई थी। तो दिस विल बी आवर अनदर एक्सट्रीम पॉइंट और एक्सट्रीम पोजीशन। तो उस एक्सट्रीम दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पे भी ये मोमेंटरली स्टॉप करती है और उसके बाद यू टर्न लेती है and goes back to its mean position। तो ये एक ऑसिलेशन हम कहते हैं कंप्लीट हो गई, एंड द साइकिल रिपीट्स। मीन पोजीशन से एक एक्सट्रीम पोजीशन तक, वहां पे मोमेंटरली स्टॉप और उसके बाद यू टर्न, फिर मीन पोजीशन से ओवरशूट होके अपोजिट साइड पे एक्सट्रीम पोजीशन तक जाना, वहां पर भी मोमेंटरली स्टॉप और उसके बाद यू टर्न करके वापस मीन पोजीशन तक। तो ये जो टू एंड फ्रो मोशन है आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो इसको हम ऑसिलेशन कहते हैं। इसका एक और नाम है वाइब्रेशन। There is no difference between oscillation and vibration, both are same। तो let us check few examples of oscillation। तो अगर हम एक सिंपल पेंडुलम लें, सिंपल पेंडुलम में है हम एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेते हैं। इस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पे हम एक पॉइंट चूज करते हैं जिसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। उस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से हम एक धागा, एक कॉर्ड, एक केबल, एक स्ट्रिंग अटैच करते हैं और उसके निचले हिस्से पे हम एक मैसिव ऑब्जेक्ट अटैच करते हैं, एंड दैट मैसिव ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड बॉब ऑफ द पेंडुलम। तो जिस पॉइंट पे हम ये बॉब अटैच करें उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन। तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन तक जो ये डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं लेंथ ऑफ द पेंडुलम या सिंपल पेंडुलम। तो
उसके बाद हम इस बॉब को दिस इज इट इज मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये पॉइंट जो है जहां पे ये बॉब होगा, वी विल कॉल दिस मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इससे हम इसको डिस्प्लेस करेंगे टू द राइट और टू द लेफ्ट एंड देन वी विल लीव इट। तो ये वापस जाएगा मीन पोजीशन पे, लेकिन मीन पोजीशन पे ओवरशूट करके अपोजिट साइड पे जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन तक, फिर वापस आएगा। तो this is one example of oscillation. So simple pendulum is an example of oscillation. Another example is the oscillations of pendulum of wall clock. तो ये तो आपके घर में आप रोज ही देखते होंगे। तो आज आप वॉल क्लॉक का पेंडुलम देखें कि ये कैसे मूव करता है। दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ oscillation. Another example is the motion of liquid column in U-tube. हम एक cylindrical tube को bend करेंगे in the form of in the shape of U. तो we call this U-tube. तो इसमें हम लिक्विड फिल करेंगे। तो ऑब्वियसली वो लिक्विड दोनों कॉलम्स में एक इक्विलिब्रियम पोजीशन या एक ही हाइट अटेन करेगा। बट व्हाट वी विल डू, वी विल अप्लाई प्रेशर ऑन वन साइड। तो उससे हम इस लिक्विड को डिस्प्लेस करेंगे डाउनवर्ड्स और फिर छोड़ देंगे। तो क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिक्विड को डिस्प्लेस किया डाउनवर्ड्स, तो वो राइट हैंड साइड में अपवर्ड डिस्प्लेस होगा। देन व्हेन वी विल लीव द प्रेशर, तो राइट हैंड साइड पे जो लिक्विड है वो नीचे आएगा और लेफ्ट हैंड साइड पे वो ऊपर जाएगा, एंड देन द साइकिल विल कंटिन्यू। तो ये जो लिक्विड कॉलम में वाटर ऊपर और नीचे डिस्प्लेस हो रहा है, दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ऑसिलेशन। Another example is spring block system. हम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में एक वर्टिकल सपोर्ट लेते हैं। स्प्रिंग के एक एंड को हम इस वर्टिकल सपोर्ट से अटैच करते हैं और जो उसका दूसरा एंड है उसके साथ हम एक ब्लॉक अटैच करते हैं। तो हम ब्लॉक को डिस्प्लेस करेंगे फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन बाय अप्लाइंग सम फोर्स, और उसके बाद उससे क्या होगा कि स्प्रिंग एलोंगेट होगा। उसके बाद हम ब्लॉक को छोड़ देंगे, तो द ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग लेफ्ट एंड राइट आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ऑसिलेशन। तो जो बॉडी ऑसिलेट करे उसे हम ऑसिलेटर कहते हैं। तो in the case of simple pendulum, the bob is the oscillator. In the case of spring block system, block is the oscillator. तो oscillation के लिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, मीन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसके लेफ्ट जिसके राइट में ये बॉडी ऑसिलेट करती है। तो द फिक्स्ड पॉइंट अबाउट विच, जिसके दाएं और बाएं ये ऑब्जेक्ट ऑसिलेट करती है, तो दैट फिक्स्ड पोजीशन इज कॉल्ड ए मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। देन वी डिफाइन टू पॉइंट्स एज एक्सट्रीम पोजीशंस। तो इस इक्विलिब्रियम पोजीशन के राइट साइड में और इस इक्विलिब्रियम पोजीशन के लेफ्ट साइड में जिन दो पॉइंट्स तक ये ऑब्जेक्ट दूर जाता है, ऑसिलेट करता है, तो उन दो पॉइंट्स को हम एक्सट्रीम पॉइंट्स या एक्सट्रीम पोजीशंस कहते हैं। तो फॉर एन ऑसिलेशन देयर इज वन मीन पोजीशन बट two extreme positions. Period is the minimum interval of time जिसमें एक oscillation complete होती है। एक periodic motion कितने टाइम के बाद खुद को repeat करती है, तो that is called the period of the motion. तो अगर हम revolution of earth की बात करें,
one revolution of Earth is completed in 365 days. तो हम कहेंगे the period of revolution of Earth is 365 days. इसी तरह जो अर्थ की रोटेशन है अबाउट इट्स एक्सिस, जिससे दिन और रात बनते हैं, तो इसको कंप्लीट होने में तकरीबन 24 घंटे लगते हैं. तो हम कहेंगे द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज 24 आवर्स. तो पीरियड इज द मिनिमम टाइम इंटरवल कि जिसमें एक पीरियडिक मोशन या एक ऑसोलेशन कंप्लीट हो, या एक पीरियडिक मोशन या ऑसोलेटरी मोशन खुद को रिपीट करे. तो पीरियड इसको हम डिनोट करते हैं विद कैपिटल टी, और सिंस इट इज टाइम तो इसको हम सेकंड में मेजर कर सकते हैं, इसको हम मिनट में मेजर कर सकते हैं, आवर में कर सकते हैं, डे में कर सकते हैं, इवन ईयर्स में भी कर सकते हैं. इट डिपेंड्स के कन्वीनियंट क्या रहेगा, बट द एसआई यूनिट इज सेकंड एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. Period is always positive, it is never negative. पीरियड के बाद एक पीरियडिक मोशन या एक ऑसोलेशन के लिए हम एक और टर्म डिफाइन करते हैं, फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी इज पर यूनिट टाइम एक पीरियडिक मोशन या एक ऑसोलेटरी मोशन कितनी बार खुद को रिपीट करती है. Frequency is the number of times a periodic motion or an oscillation repeats itself per unit time. किसी खास इंटरवल ऑफ टाइम में पीरियडिक मोशन कितनी बार रिपीट होती है. तो it may be also defined as the number of periodic motions completed per unit time. तो इसको हम या तो ग्रीक लेटर नू से डिनोट करेंगे, ग्रीक लेटर नू, लेकिन हम इसको कर्सिव एफ से डिनोट करेंगे. हमारे पास चॉइस है कि हम फ्रीक्वेंसी को ग्रीक लेटर नू से डिनोट करें या कर्सिव एफ से डिनोट करें. देयर इज अ बुक एंड दैट इज कॉल्ड द रेड बुक ऑफ फिजिक्स. अगर आप गूगल में सर्च करना चाहें तो आप सर्च कर सकते हैं द रेड बुक ऑफ फिजिक्स. तो इसमें लिखा है कि फिजिक्स में कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हम पढ़ते हैं और उसकी डेफिनेशन क्या है. मिसाल के तौर पे फोर्स क्या है, वर्क क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, पीरियड क्या है, और हर कोई जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम किस लेटर से डिनोट करते हैं. तो वहीं पर हमें पता चलता है कि वर्क को कैपिटल W से डिनोट करना है, फोर्स को कैपिटल F से डिनोट करना है, पीरियड को कैपिटल T या स्मॉल t से डिनोट करना है, लेंथ को कैपिटल L या स्मॉल l से डिनोट कर सकते हैं. तो इसी तरह फ्रीक्वेंसी को हम या तो ग्रीक लेटर नू से डिनोट करेंगे या फिर कर्सिव F से डिनोट करेंगे. एक्चुअली आगे जाके हमने वेव्स भी पढ़ने हैं और वेव्स में वेव वेलोसिटी भी आएगी, और वेव की जो वेलोसिटी है उसे हम स्मॉल v से डिनोट करेंगे. तो वो इस नू से कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए हम फ्रीक्वेंसी को कर्सिव एफ से डिनोट करेंगे. तो हो सकता है जो आप बुक यूज करें वहां पे फ्रीक्वेंसी नू से डिनोट हो. दे आर वन एंड द सेम थिंग्स, चाहे हम नू से इसको डिनोट करें या कर्सिव एफ से डिनोट करें. And frequency is also positive quantity because it is the number of times कितनी बार एक periodic motion या एक oscillation खुद को repeat करती है. That's the number and that should be positive. तो frequency mathematically it is given by the ratio कि हम देखेंगे कि हम कोई टाइम इंटरवल लेंगे तो उस टाइम इंटरवल में नंबर ऑफ रेपिटेशंस कितने होते हैं. So frequency will be given by the ratio number of repetitions of the periodic motion or the oscillations divide कितने टाइम में ये होता है. तो अगर हम इसका ऐसा यूनिट देखना चाहें, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स नंबर ऑफ रेपिटेशंस पर यूनिट टाइम, तो नंबर ऑफ रेपिटेशंस का कोई यूनिट नहीं है, सो यूनिटलेस, डिवाइडेड बाय टाइम उसका है सेकंड.
तो ये बन जाता है सेकंड इनवर्स। So the SI unit of frequency is second inverse and it is also called hertz. HERTZ after the name of Heinrich Hertz. लेकिन जब आप SI unit of frequency लिखेंगे full तो आपको H small लिखना होगा या इसकी जो symbol है that is capital H small z. तो hertz means अगर आप कहीं पे लिखेंगे 1 hertz, it means 1 repetition per second, 1 cycle per second, 1 periodic motion per second. So 1 hertz is equals 1 repetition of periodic motion or oscillation per second. Now let us see what is the relation between time period and frequency. They are reciprocals of each other. Since frequency is the number of repetitions per unit time, so frequency is equal to 1 by time period. तो फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल f से डिनोट करेंगे, तो टाइम पीरियड को हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं, तो हमें रिलेशन मिलती है दैट फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 1 by t और t इज इक्वल टू 1 by f. तो इसका मतलब है कि अगर टाइम पीरियड दिया हो तो यू कैन यूज दिस इक्वेशन टू गेट फ्रीक्वेंसी, और अगर फ्रीक्वेंसी दी गई हो देन यू कैन यूज द सेकंड इक्वेशन टू गेट टाइम पीरियड. तो इस पर हम एक छोटी सी प्रॉब्लम कर लें. ह्यूमन हार्ट बीट 72 टाइम्स a minute, determine its frequency and time period. तो the question tells us that periodic motion है human heartbeat and it occurs 72 times a minute. तो हम इक्वेशन यूज करेंगे that frequency is equal to the ratio of number of repetitions, और हमें देखना है कि नंबर ऑफ रेपिटेशंस ये कितने टाइम में होता है. और क्वेश्चन में दिया गया है नंबर ऑफ रेपिटेशन इज 72 रेपिटेशंस एंड टाइम जो है दैट इज 1 मिनट, और 1 मिनट को हम लिख सकते हैं 60 सेकेंड्स. तो 72 divided by 60 that becomes 1 by 2, or repetitions per second that becomes hertz. So this is the frequency. और अगर आपको इसी तरह टाइम पीरियड निकालना हो, टाइम पीरियड इज 1 by frequency, so that is 1 by 2 hertz. और जब आप 1 by 1.2 कैलकुलेट करेंगे you will get 0.83 and the unit will be second. So that means कि after every 0.83 seconds एक हार्ट बीट कंप्लीट होती है. ओके, एक और टर्म है एंड दैट इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी. तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को 2 पाई रेडियन एंगल मल्टीप्लाई करें तो वी गेट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम ग्रीक लेटर ओमेगा से डिनोट करते हैं. तो ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वी नीड इट बिकॉज आगे जाके हम ऑसिलेशन के लिए देखेंगे कि हमें साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन जरूरत पड़ेंगी. तो साइन का जो आर्गुमेंट है या कोसाइन फंक्शन का जो आर्गुमेंट है वो एंगल होता है. तो फ्रीक्वेंसी को एंगल में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम 2 पाई मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट एंगुलर फ्रीक्वेंसी. तो हम फ्रीक्वेंसी को 2 पाई मल्टीप्लाई करते हैं तो we get angular frequency omega. So it is 2 pi times frequency f. और चूंकि frequency is 1 by t, तो we will get 2 pi into frequency की जगह 1 by t, तो we will get 2 pi by t. So this is how omega is related with frequency and time period. It is SI unit is 2 pi का जो SI unit है that is radian, और टाइम का है सेकेंड. तो 2 पाई इज एंगल, सो इट इज SI यूनिट इज रेडियन.
डिवाइड नीचे है टाइम तो सेकंड. सो द SI यूनिट ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज रेडियन पर सेकंड. तो इस पर भी एक प्रॉब्लम है, ये आई विल लीव दिस टू यू. There is an ultrasonic transducer which is used for medical diagnosis. It oscillates at 6.7 megahertz. So that means frequency is given. So F, that is 6.7 megahertz. Mega stands for 10 raised to power 6. So it is 6.7 into 10 raised to power 6 hertz. Or hertz is repetition per second. तो आपको इसका टाइम पीरियड निकालना है. सो द टाइम पीरियड विल बी सिंपली 1/f. तो ये आप खुद कैलकुलेट करें. और इसी तरह एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो दैट इज 2 पाई, चाहे फिर f यूज करें या 2 पाई बाई t यूज करें, दैट इज अप टू यू. तो आई लीव दिस प्रॉब्लम टू यू. सॉल्व इट एंड सेंड द सॉल्यूशन इन द व्हाट्सएप ग्रुप. अच्छा, यहाँ पे ये वर्ड यूज हुआ है ट्रांसड्यूसर. ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर हम एक ऐसे apparatus को कहते हैं जो एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करें. देयर इज वन फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो अगर कोई apparatus है जो इसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो अगर हमारे पास कोई ऐसा apparatus है तो उसे हम ट्रांसड्यूसर कहते हैं. तो उसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे आसपास है. A light bulb is a transducer because इसको हम फीड करते हैं इनपुट में इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये उसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है. A heater is a transducer क्योंकि इसको हम फीड करते हैं इनपुट में इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो ये उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है. An electric generator is a transducer because इसको हम फीड करते हैं मैकेनिकल एनर्जी, जिसको ये इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है. हमारी आंख जो है, इट इज अ ट्रांसड्यूसर बिकॉज इसका इनपुट जो है, इसके अंदर लाइट एनर्जी जाती है, जिसको ये फिर इलेक्ट्रिक पल्सेस में इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है और ब्रेन को सिग्नल भेजती है. हमारे कान ट्रांसड्यूसर हैं, इनको हम फीड करते हैं साउंड एनर्जी, जिनको हमारे कान कन्वर्ट करते हैं इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी. जो हमारा मुंह है, इट इज अ ट्रांसड्यूसर बिकॉज हमारे मुंह के अंदर गले में वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो ऑसुलेट करते हैं, एंड दैट मींस मैकेनिकल एनर्जी, एंड दैट मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी जो हम बोलते हैं. तो ट्रांसड्यूसर इज एनी apparatus that converts energy from one form into another form. Next we shall talk about displacement in an oscillation. कोई भी ऑसिलेटिंग सिस्टम जो है, उसमें एक फिजिकल क्वांटिटी कंटिन्यूअसली अपने मीन वैल्यू या इक्विलिब्रियम वैल्यू के अराउंड ऑसिलेट होती है. तो उस फिजिकल क्वांटिटी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. रिमेंबर, हर किसी ऑसिलेटिंग सिस्टम में कोई ना कोई एक फिजिकल क्वांटिटी जरूर होगी कि जब ऑसिलेटर ऑसिलेट करता है फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, तो एक फिजिकल क्वांटिटी जरूर होती है जिसका वैल्यू कंटिन्यूअसली ऑसिलेट होता है अबाउट इट्स मीन पोजीशन. तो उस फिजिकल क्वांटिटी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. डिस्प्लेसमेंट तो इसका नाम है, बट इट इज नॉट नेसेसरली ऑलवेज द लेंथ. डिस्प्लेसमेंट, जैसा कि अभी कुछ एग्जांपल्स के जरिए मैं वाजे कर दूंगा, इसको हम x से डिनोट कर सकते हैं, y से डिनोट कर सकते हैं, इवन वी कैन डिनोट इट विद द ग्रीक लेटर साई. डिस्प्लेसमेंट को हम साई से भी डिनोट कर सकते हैं, and this displacement can depend on position. That means it can be a function of x position, y position, z position, and it also depends on time. So displacement is a function of position as well as time. Displacement can be positive, displacement can be zero, displacement can be also negative.
जब ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे होगा डिस्प्लेसमेंट इज 0। जब ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन के राइट साइड में कहीं पर भी होगा डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू पॉजिटिव होगा, और जब ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन के लेफ्ट साइड में होगा कहीं पर भी, द डिस्प्लेसमेंट विल बी नेगेटिव। तो for example, in case of simple pendulum, we can take displacement as angle that our simple pendulum makes with the vertical. This is the vertical direction. So at any instant of time, हम देखेंगे कि सिंपल पेंडुलम इस वर्टिकल डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बनाता है। दैट एंगल मे बी ट्रीटेड एज डिस्प्लेसमेंट। In the case of an LC circuit, L stands for inductor and C stands for capacitor. तो हम एक बार इसको बैटरी से चार्ज करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो कैपेसिटर के प्लेट्स हैं उनके अक्रॉस वोल्टेज होती है, और उस वोल्टेज की वजह से फिर जो ये इंडक्टर है इसमें करंट फ्लो होती है। But this voltage continuously changes and the value of current also changes. तो जो LC सर्किट है इसमें जो ये वोल्टेज और करंट बार बार अपनी वैल्यू चेंज करते रहते हैं, तो इनको हम कहते हैं LC ऑसिलेशंस। तो इन केस ऑफ LC ऑसिलेशंस हम डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं वोल्टेज अक्रॉस प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। So we can take voltage as displacement, क्योंकि इसका वैल्यू बार बार पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव बनता है। और इसी तरह जो करंट अक्रॉस इंडक्टर है ये भी अपना वैल्यू कंटिन्यूअसली ऑसिलेट करता है अबाउट इट्स मीन पोजीशन, दैट इज जीरो, वैल्यू जीरो। तो करंट को भी हम ले सकते हैं एज डिस्प्लेसमेंट। तो जैसा कि मैंने कहा कि डिस्प्लेसमेंट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरली अ लेंथ, इट कैन बी एनी फिजिकल क्वांटिटी। कि जब एक सिस्टम में ऑसिलेशंस होते हैं तो हमें देखना है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो अपना वैल्यू ऑसिलेट करती है अबाउट इट्स मीन पोजीशन। वन मोर एग्जांपल इज साउंड वेव। साउंड वेव में हमारे मुंह से जो आवाज निकलती है उससे एयर में प्रेशर डिफरेंस होती है। तो जहां पे एयर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नजदीक आए उसे हम कंप्रेशन कहते हैं। वहां पे प्रेशर ज्यादा होता है तो कंप्रेशन में देयर इज हाई प्रेशर। और जहां पे आप देखेंगे कि एयर मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं तो वहां पे डेंसिटी ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स कम है, तो कॉन्सिक्वेंटली प्रेशर भी कम है। तो ऐसी पोजीशंस को हम रेयरफेक्शंस कहते हैं और वहां पे प्रेशर लो होता है। तो साउंड वेव में प्रेशर वैरी करता है, तो साउंड वेव में हम प्रेशर को ले सकते हैं एज डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह वन मोर एग्जांपल इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन ये है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करता है लाइक दिस इज द ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी ऑसिलेट करता है। दिस इज द ऑसिलेशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड and this is the oscillation of electric field. And electric field oscillates perpendicular to magnetic field, and they both oscillate perpendicular to the direction of propagation of electromagnetic wave. तो इसमें हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ऑसिलेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ऑसिलेट होता है। तो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड and the changing magnetic field may be taken as the examples of displacement, right?
the maximum value of displacement is called amplitude. तो अगर हम एक मैकेनिकल सिस्टम ही लें जो कि यहाँ पे मीन पोजीशन पे था, तो फिर वो एक एक्सट्रीम पोजीशन तक जाता है, तो ये मीन पोजीशन से मैक्सिमम कितना दूर जाता है, that distance is called amplitude. So the maximum value of displacement is called amplitude. तो डिस्प्लेसमेंट को अगर हम x से डिनोट करें तो x के साथ हम मैक्स लगाएं, तो दिस मीन्स दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, and that maximum value of displacement is called the amplitude, जिसको हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं, and it can be plus, that means the oscillator is to the right of equilibrium position, and it can be also minus, that means the object is on the left hand side of the mean position.